हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। एक और हिंदी के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। और ये जो वीडियो है लाइव होने वाला है, तो आप सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा आप लोग जवाब देते हुए चलिएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं स्टडी मटेरियल के लिए, और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है, अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है तो आप यहाँ पर आकर के पूछ सकते हैं। डियर गुरुजी सर्च करना है, अदरवाइज मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक जो है दे दिया है। तो चलिए, काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। अभी हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। इसका पीडीएफ विथ एक्सप्लेनेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अपमान में कौन सा उपसर्ग है। चलिए फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। अपमान में कौन सा उपसर्ग है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप उपसर्ग का यूज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया होता तो यहाँ पर किसी भी प्रत्यय का यूज नहीं किया गया, क्योंकि मान एक मूल शब्द है, तो प्रत्यय यहाँ पर मान मत कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सर, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। चलिए फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। मिठास शब्द में किस प्रत्यय, प्रत्यय जो कि आखिरी में लगता है, तो बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पर आस, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मिठास में आस प्रत्यय का यूज किया गया है। इसी तरह आपका आंशिक शब्द में बताइए प्रत्यय क्या हो जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, तो सभी को ये चीज़ें जो है याद रखनी है। आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो बिल्कुल सही बात है सर, आंशिक शब्द में यहाँ पर एक प्रत्यय हो जाएगा, ये वाला एक होगा। ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जबकि यहाँ पर अंश जो है मूल शब्द है, उसमें एक जोड़ के आंशिक बनाया गया है। जैसे एक से आपका दैनिक बनता है, वैज्ञानिक बनता है, लौकिक बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए। मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। चलिए सर, यानी कि मंदिर का अर्थ क्या होता है, मंदिरा का अर्थ क्या होता है, सभी को ये जवाब जो है देते हुए चलना है। तो बिल्कुल सही जवाब सभी लोग देखते हुए चलेंगे। मंदिर का मतलब क्या होता है, बेसिकली मंदिर का मतलब होता है देवालय, यानी कि देव का जो घर होता है देवालय। और इसके अलावा मंदिरा का मतलब होता है अश्वशाला, यानी कि घोड़ों का घर। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर सिर्फ करेक्ट हैं। कुछ लोग पूजा का जवाब दे रहे हैं बट वो गलत होगा। ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया डॉट 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 शब्द के भेद हैं। बताइए सर, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया किस शब्द के भेद हैं। आविकारी, विकारी, तद्भव या तत्सम। क्वेश्चन नंबर 5 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्द जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भाई, विकारी और अविकारी। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर जो इसका दिया गया है विकारी शब्द, ये ऐसे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष इत्यादि के प्रभाव से विकार, विकार का मतलब होता है रूप परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि अज्ञान का तद्भव शब्द आप सभी को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। अज्ञान का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, अज्ञान का तद्भव होता है अजान। क्या होता है दोस्तों, अजान होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अनजान दिया गया है। अनजान आप सभी को पता है एक देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है सर, मुदरी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुदरी का तत्सम रूप जो है क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो ये मुदरी का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है, मुद्रिका होता है, ना कि मुंदरी, मुद्रिका। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। चलिए भाई जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 8 की बात करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा पूर्णभूत। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि खाना खा चुका था, काम जो है भूतकाल में कंप्लीट हो चुका है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है। वाच्य सबको समझ में आता है ना क्या होता है। तो बिल्कुल सही बात है, 3 तरह के वाक्य होते हैं, कृत्य, कर्म और भाव।
क्रियावाच्य होता भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुस्तक पर, यानी कि कर्म जो है प्रधान है तो कर्मवाच्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, यहाँ पर क्या कह रहा है कि रचना के अकॉर्डिंग कौन सा वाक्य का भेद नहीं है, बताइए। रचना के हिसाब से कौन सा वाक्य का भेद नहीं है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है सर। रचना के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वाक्य के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। जबकि यहाँ पर पदबंध जो दिया गया है वो रचना के हिसाब से वाक्य का भेद नहीं है। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। पदबंध का मतलब क्या होता है, पदबंध वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद होते हैं वो आपके पदबंध कहलाते हैं। पदबंध को वाक्यांश के रूप में भी आप लोग कह सकते हो, तो पदबंध वाक्यांश एक ही चीज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। यहाँ पर जो रेखांकित शब्द प्रतिदिन है, यहाँ पर आपको पहचानना है क्या, इसमें सॉरी रेखांकित शब्दों को पहचानिए, उपसर्ग है, अव्यय है, सर्वनाम है या कारक है। तो प्रतिदिन बताइए क्या हो सकता है। चलिए फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो भाई प्रतिदिन, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस पूरे वाक्य में अगर हम प्रतिदिन की बात करते हैं तो प्रतिदिन यहाँ पर एक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, वो भी कालवाचक क्रिया विशेषण। बट यहाँ पर क्रिया विशेषण ऑप्शन में तो है नहीं, तब हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिदिन पर देखा जाए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर अव्यय भी इसको बोला जा सकता है। ठीक है, लिंग कारक आदि कारक जिन शब्दों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उनको अव्यय बोलते हैं, तो इसलिए हम प्रतिदिन को अव्यय भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी जो है आपकी शुद्ध है। यहाँ पर शुद्ध है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, शुद्ध देखना है। तो यहाँ पर देखा है तो सन्यासी 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 तो बिल्कुल सही रूप में लिखा गया है, तो ये ऑप्शन जो इसका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। जबकि अकाल, अनुग्रहित, अकाल में छोटा आ होता है, अनुग्रहित में गा ये वाला लगता है, और आजीविका में आजीविका वापे छोटी एक मात्रा भी लगता है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, यहाँ पर क्या कह रहा है कि अश्व अश्व श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हेतु उपयुक्त अर्थ युग्म कौन सा होगा। यानी कि अश्व का मतलब क्या होता है और अश्व का मतलब क्या होता है, आप सभी को कमेंट करके बताना है। चलिए फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, और यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो भाई पहले वाले अश्व का मतलब सबको पता है, घोड़ा होता है, और जो दूसरा वाला अश्व दिया गया है उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, निर्धन होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। कुछ लोग बी और सी और डी भी जवाब दे रहे हैं, बट वो गलत हो जाएंगे। ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सर पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। पवन सभी को पता है ना सर, पवन में अयादि संधि है, वो तो आसान है सबके लिए। पवन में संधि विच्छेद क्या हो जाएगा सर, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यहाँ पर पो प्लस अन, बिल्कुल सही बात है सर, पो प्लस अन मिलके हो जाएगा आपका पवन। यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है कि वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। वाक्य को समाप्त करने के लिए किसका यूज करते हैं भाई, वाक्य को समाप्त करने के लिए हम लोग पूर्ण विराम चिन्ह का यूज करते हैं। यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वाक्य को समाप्त करने के लिए पूर्ण विराम चिन्ह का यूज किया जाता है। इसी तरह 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कामायनी एक अध्ययन इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। कामायनी एक अध्ययन, यहाँ पर ये देखिए ये चिन्ह का यूज किया गया है ना, ये कौन सा चिन्ह है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। जैसे गदर एक प्रेम कथा, ऐसे बहुत जगह पर इस चिन्ह का यूज किया जाता है। तो वो क्या होता है सर, इसको हम लोग बोलते हैं उपविराम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, इसको उपविराम बोला जाता है। और अर्धविराम होता है, ये देखिए एक ऐसे कॉमा लगा दो, एक बिंदी लगा के कॉमा कर दो, ये अर्धविराम होता है। लोप चिन्ह क्या होता है, लोप चिन्ह देखिए डॉट 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 ऐसे कहीं लगा देता है डॉट 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 डॉट, वो लोप चिन्ह होता है। इसी तरह यहाँ पर विवरण चिन्ह क्या होता है, ये दो बिंदी लगा के ऐसे कर दो, ये आपका विवरण चिन्ह हो जाता है। तो चारों ऑप्शन क्लियर हो गया आप सभी को, आई होप। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 17 कह रहा है द्रौपदी का चीर, इसका अर्थ क्या होता है सर। क्वेश्चन नंबर 17 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। द्रौपदी का चीर, जवाब देखिए 17 का आना शुरू हो गया। तो द्रौपदी का जो चीर था वो कभी समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कभी समाप्त ना होने वाला। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, ये किस मुहावरे का अर्थ है। चलिए फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, ये किस मुहावरे का अर्थ है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। चलिए फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, कन्नौजी, मेवाती, बघेली या मगही। जवाब देखिए 19 का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी कन्नौजी बोली आती है। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, ये सारे के सारे आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलिए 20 का सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, तो यहाँ पर देखिए राजस्थानी के अंतर्गत बहुत सारी आती है, जैसे आपका जयपुरी हो गया, मारवाड़ी हो गया, मालवी हो गया, मेवाती हो गया। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे कौन सी भाषा कहते हैं। तो उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं परिनिष्ठित भाषा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि जो व्यक्ति संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उन्हें किसी दूसरे कार्य डॉट 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 से नहीं करना चाहिए। बताइए सर, दूसरे के कार्य से क्या नहीं करना चाहिए। तो भाई अगर आपको संतुष्टि चाहिए, संतुष्ट रहना है, तो दूसरे के कार्य से क्या नहीं रखोगे भाई, ईर्ष्या, जलन नहीं रखोगे, तो आप संतुष्ट रहोगे। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए ध्यान से, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। जो आपका यहाँ पर मुझे दिया गया है, आप सभी लोग बताइए कि ये किस प्रकार का सर्वनाम है। चलिए भाई जवाब देखिए यहाँ पर 24 का आना शुरू हो गया है। तो 24 का दोस्तों जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। या एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, मतलब बेसिकली 3 आते हैं उसके अंतर्गत, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, यानी कि जो परिमाण भी दिखाए और क्रिया विशेषण भी हो। जवाब सभी लोग देते हुए चलेंगे और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अत्यंत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अत्यंत जो होता है, बोलते हैं ना मुझे अत्यंत आवश्यक है, मुझे अत्यंत एक प्रकार से किसी विशेषण से परिमाण का भी बोध करवाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। चलिए फटाफट सभी लोग बताइए, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। 26 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भाई इसमें देखा जाए तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, इसमें क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 27 कह रहा है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। बताइए, वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है। 27 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। और 27 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा घोष वर्ण है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा घोष वर्ण होता है। इसके अलावा जो शेष बचता है पहला और दूसरा, वो आपका अघोष होता है। घोष और सघोष एक ही चीज़ होते हैं, तो गलती मत कर दीजिएगा। तो जवाब देखिए आना शुरू हो गया, माँ। बिल्कुल सही बात है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, पा फा बा भा माँ। माँ आखिरी में आता है, पांचवें में आता है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, घोष वर्ण हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि कर्कश का विलोम नीचे दिए गए वाक्यों में, नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना। आप सभी को कर्कश का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए भाई 29 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो कर्कश का विलोम क्या हो जाएगा,
कठोर तो होगा नहीं, विवेकी तो होगा नहीं, मधुर या विनम्र में क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, मधुर जवाब आ रहा है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 30 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। जुगुप्सा की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो जुगुप्सा है वो किस रस का स्थायी भाव है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है विभत्स रस का। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, नीचे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जो आंसर की है टेलीग्राम पर आज मैं जो है प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।